नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार के अगले मुख्य सचिव कौन होंगे? यह प्रश्न प्रशासनिक, राजनैतिक गलियारों में स्वाभाविक रूप से तैरना शुरू हो गया है, क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा इसी माह के अंत में रिटायर कर जाएंगे। वैसे परंपरा यह रही है कि जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होते हैं वही राज्य का मुख्य सचिव बनते हैं। परिपाटी यह रही है, प्रशासनिक सूझबूझ भी यही कहता है, और प्रशासन में, हायरार्की में, ब्यूरोक्रेसी में कोई अनावश्यक गुटबाजी या तनाव न हो, इसके लिए भी यह उचित है। क्योंकि अगर आपने कनीय अधिकारी को मुख्य सचिव बनाया, जैसा कि बिहार में कई बार हुआ है, उसके कारण खींचातानी और गुटबाजी शुरू हो जाती है। वैसे बिहार में आज इस सरकार में चाहे वो सिविल नागरिक प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, गुटबाजी, खींचतान आम बात हो गई, जिसके कारण पूरा गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वह ध्वस्त होता जा रहा है। उसके कई दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर विधि व्यवस्था और अपराध में गिरावट आ रही है। बहरहाल थोड़ी सी विवेचना कर लेते हैं। अगर आप आईएएस अधिकारियों की सिविल लिस्ट को देखें, आम आदमी के लिए बता दें, सिविल लिस्ट का मतलब होता है जो अधिकारी उस पर्टिकुलर स्टेट के कैडर के होते हैं उनका वर्षवार और रैंकवार जो लिस्ट बनता है उसको सिविल लिस्ट बोलते हैं। बताते चलें कि 88 तक के अधिकारी सारे रिटायर कर गए। आपको पता है कि जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, इसके पहले अमीर सुबहानी साहब 87 बैच के आईएएस थे, वो रिटायर कर गए। अतुल प्रसाद उन्हीं के बैच के थे। ये सारे लोग रिटायर कर गए। सुधीर कुमार 87 के ही थे, सारे लोग रिटायर कर गए। 88 में धर्मेंद्र सिंह गंगवार जो सामान्य प्रशासन विभाग में कई दिनों तक रहे, वो भी रिटायर कर गए। अभी सिविल लिस्ट के हिसाब से जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी हैं वह हैं श्रीमती अंशुली आर्या। तो अंशुली आर्या जी सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, लेकिन इनके मुख्य सचिव बनने की संभावना बहुत इसलिए है कि यह सेंट्रल डेपुटेशन में हैं और गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग में यह सचिव के पद पर है, इसलिए इनकी संभावना कम ही है। इसके बाद श्री आर.के. खंडेलवाल साहब थे जो रिटायर कर गए। मैंने बताया गुटबाजी, आप देख लीजिए कि आर.के. खंडेलवाल 89 बैच के आईएएस अधिकारी रहे, और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि सरकार ने कभी भी उनको इंडिपेंडेंट किसी विभाग का प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव नहीं बनाया। अब क्या कारण था, ये तो सरकार में बैठे हुए लोग या जो मुख्यमंत्री जी के आसपास जो उनका किचन कैबिनेट है, उनकी जो क्वार्टरी है, वही बता पाएंगे। इसके बाद 89 बैच में सुनील कुमार बर्थवाल, यह भी सीनियर अफसर हैं, और बर्थवाल साहब अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत है। इनके भी आने की संभावना कम है, इसलिए कि बताते चलें कि कई बार राज्य के मुख्य सचिव से ज़्यादा लुक्रेटिव पोस्ट भारत सरकार का सचिव होता है। वे दोनों सेम रैंक के अधिकारी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भारत सरकार में सचिव में इम्पैनल्ड हो जाता है और उसकी पोस्टिंग वहाँ हो जाती है, वो कदाचित स्टेट उसमें भी बिहार में लौटना नहीं चाहता है। तो ये भी संभावना से आप इनकार कर सकते हैं। इसके बाद 89 बैच में विवेक कुमार सिंह थे, वो रिटायर कर गए, विकास आयुक्त थे, और जुलाई महीने में रिटायर कर गए। इनको सरकार ने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के तहत रेरा का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद एक अधिकारी हैं सुजाता चतुर्वेदी, ये बिहार में अपर मुख्य सचिव, यदि मुझे ठीक से याद हो तो अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग भी रही। यह इनका कार्यकाल जून 2025 तक है, लेकिन इनके लौटने की संभावना बहुत कम है। ये सचिव युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार में। तो जैसा मैंने बताया कि ऐसे अधिकारी सामान्यतः नहीं लौटते हैं। इनके नीचे ब्रजेश मेहरोत्रा हैं जो
सेवानिवृत्त होंगे 89 बैच के। इसके बाद वंदना किनी थी, रिटायर कर गई। एक अधिकारी, बहुत शानदार अफसर, मुझको इनके साथ काम करने का भी मौका लगा, श्री अमृतलाल मीणा जी। ये 89 बैच के अधिकारी हैं और इनका रिटायरमेंट अगस्त 2025 यानी लगभग 1 साल इनका बचा हुआ है। लेकिन इनके आने की संभावना बहुत कम इसलिए है कि वर्तमान में यह सचिव कोयला मंत्रालय भारत सरकार का वन ऑफ द बेस्ट मंत्रालय माना जाता है और ये बहुत अच्छे अधिकारी भी रहे। पथ निर्माण विभाग में रहे, ग्रामीण विकास विभाग रहे, पंचायती राज रहे, बहुत सारे विभागों में इन्होंने काम किया और आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं। और इनकी खासियत ये है, दलित समाज से हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी खासियत ये है कि नीतीश कुमार जी से भी इनकी बहुत अच्छी बनती है। यद्यपि कुछ दिनों के लिए जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो उनके ये प्रधान सचिव भी रहे, लेकिन मुझको लगता है मेरी जो प्रशासनिक समझ है ये नहीं लौटेंगे। इसके बाद एक सबसे शानदार ऑफिसर हैं 1990 बैच के श्री संजय कुमार। आपको स्मरण होगा कि ये शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव रहे, स्वास्थ्य विभाग में जब कोरोना हुआ था उस वक्त भी ये थे। इनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। वेरी शार्प ऑफिसर। लेकिन आपको बताते चलें कि जब कोविड के समय में किसी बात को लेकर के, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का अपना अंदाज रहा है, वो पिनक जाते हैं, पता नहीं किस बात को लेकर के वो पिनक गए और इसके कारण इनको हटना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग से बाद में शिक्षा विभाग में आया और ये अभी सचिव हैं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार में। ये अगर लौटने को इच्छुक हों तो हो सकता है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि लौटेंगे। अब आइए जो इसके नीचे 90 बैच के ही श्री चैतन्य प्रसाद हैं, जो वर्तमान में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन में भी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट, और विकास आयुक्त भी हैं। सामान्यतः परिपाटी ये रही है कि विकास आयुक्त चूंकि सीनियर मोस्ट अफसर रहता है तो इन्हीं को मुख्य सचिव बनाया जाता है। ये और श्री के पाठक दोनों एक ही बैच के अफसर हैं, लेकिन के पाठक को का तो बनना बिल्कुल असंभव है, इसलिए कि अपने तुनुक मिजाजी और अपने पॉलिटिशियंस के साथ भिड़ जाने की आदत के चलते इनको कोई भी मुख्यमंत्री मुख्य सचिव बनाने का खतरा मोल नहीं ले सकता है। इसलिए मेरी ये समझ कहती है कि चैतन्य प्रसाद इसमें फिट बैठेंगे और चैतन्य प्रसाद के मुख्य सचिव बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण, यद्यपि कुछ चैनलों ने चलाया है किसी अन्य अधिकारी का, लेकिन जो मेरी प्रशासनिक समझ है और जो मेरे सूत्र हैं प्रशासनिक और सचिवालय के गलियारों से, इनकी 3 प्लस पॉइंट हैं जिसके कारण ये मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। पहला, याद रखिए कि मुख्यमंत्री जी के जो सबसे चहेते अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी प्रधान सचिव बने हुए हैं, ये उन्हीं की बिरादरी के हैं। और उस अधिकारी में जो प्रधान मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में यह बिल्कुल स्पष्टता से इसकी स्वीकार्यता है। लोग ये जानते हैं कि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हुई, तो एक तो उनके स्वजातीय हैं, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि ये अधिकारी चैतन्य प्रसाद जी, मतलब जिसको बोलता है ना, बिल्कुल यस मैन है। जो आप कह दीजिए, यानी जो मुख्यमंत्री जी कह देंगे यस सर तो यस सर, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा, माने जिसको कहिएगा कि प्लस पॉइंट हो गया आज के प्रशासनिक अमलों में, वैसे अधिकारी को बहुत पसंद किया जाता है जो हर चीज़ में हाँ कहे। गर्मी का दिन है लेकिन अगर राजा कह दे कि आज तो बहुत ठंडा है, तो एक स्टेप आगे बढ़ के ये बोल दे कि सर आज तो बहुत ठंडा है, हम तो हीटर चला रहे थे घर में। तो उस तरह के अधिकारी हैं तो खूब हाँ में हाँ ये मिलाएंगे, तो इसलिए ये बड़ी सहजता रहेगी। और तीसरी और अंतिम चीज़ ये कि इनकी ट्यूनिंग मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार, जो उनके इनर क्वार्टरी के लोग हैं, जैसे विजय चौधरी जी, संजय झा जी, इन दोनों के साथ ही काम किया गया इरिगेशन में। और इनका आम तौर पर, चूंकि ये हाँ कहने की आदत है, सबको यस सर, इसलिए पॉलिटिशियन को तो वो अच्छा लगता है। इसलिए इनकी लॉबी जहाँ एक और दीपक कुमार भी करेंगे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, वहीं जो आज के तारीख में सबसे पावरफुल नेता हैं मुख्यमंत्री जी के बाद,
वो विजय चौधरी जी हैं, संजय झा का तो फिर कहना ही नहीं है। ये सब लोग चाहेंगे कि चैतन्य प्रसाद ही हो जाए। इसलिए मेरी प्रशासनिक समझ कहती है कि इनको मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। एक ही चीज यहाँ खटक रही है कि इनका रिटायरमेंट जुलाई 2025 में है और आपको याद हो कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो संभवतः अगस्त में आचार संहिता लग जाएगा और सितंबर या अक्टूबर वगैरह में चुनाव होंगे। वैसे इस बात का भी कयास लगाया जा रहा है राजनीतिक हलकों में बिहार में कि शायद चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। कदाचित इसीलिए कुछ राजनीतिक मूव हो रहा है, जैसे अनंत सिंह का कथित रूप से साक्ष्य के अभाव में बरी हो जाना, इलेक्शन के ठीक पहले ललन सिंह को मदद करने के लिए पैरोल पर उनका छोड़ दिया जाना, ये सारे ऐसे मूव हैं जो बता रहे हैं कि शायद पहले हो। तो अगर पहले चुनाव हो जाता है तो ही विल बी द फिटेस्ट पर्सन। लेकिन एक ही माइनस पॉइंट है कि कहीं ये जुलाई में रिटायर कर गए तो, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक बार चूंकि आज के तारीख में नीतीश जी और मोदी जी दोनों का गठबंधन है, तो नीतीश जी के कहने से भारत सरकार एक बार इनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे दे तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इसलिए मुझको लगता है कि ये संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि 90 बैच में यही 2 अधिकारी, तीसरे अधिकारी विंध्यश्री नेगी थी, वो सब रिटायर कर चुके हैं। और 91 बैच में जो सबसे टॉप में है वो प्रत्यय अमृत, CK अनिल, रजीत पुन्हानी वगैरह दिल्ली में है, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ। कुछ लोगों का यह मानना है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेरी प्रशासनिक समझ और मेरा अपना अनुभव ये कहता है, थोड़ा बहुत राजनीति का अनुभव भी है ही, ये कहता है कि ये संभव नहीं है। और इसके पीछे भी 3 कारण हैं। पहला कि एक तो ये जूनियर हो जाते हैं, और जैसा मैंने बताया कि अगर जूनियर को आप मुख्य सचिव बनाते हैं तो उसके जो सीनियर अधिकारी को या तो आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भेजना पड़ेगा या फिर आप विकास आयुक्त बनाइएगा। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तो चल जाएगा, इसलिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अध्यक्ष होते हैं या मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको बोलता है, वो मुख्य सचिव से बहुत सीधा इंटरेक्शन उसका है नहीं, मोर और लेस वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन 2-2, 3-3 अधिकारी को अगर आप सुपरसीड करके बनाइएगा तो किसी न किसी को आपको बनाना पड़ेगा विकास आयुक्त, तो वो तो संभव है नहीं। इसलिए पहला तो ये बिंदु है। दूसरी बिंदु ये है कि सिद्धार्थ भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ये हम आपको बता दें, सिद्धार्थ साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं। तो दूसरा कारण ये है कि दीपक कुमार इनको कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार रह ही नहीं सकता। दीपक कुमार जी भी मुख्यमंत्री जी की ही तरह वैसे अधिकारियों को चाहते हैं जो बिल्कुल यस सर और उनके आगे पीछे करता रहे। उनकी कथित ये लॉबी में हो चुकी। आज आपको यहाँ बताते चलें कि राज्य सरकार, इस राज्य में तमाम महकमा, स्पेशली नागरिक प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये वर्टिकली स्प्लिट कर लिया है। एक खेमा मुख्यमंत्री जी के इन अधिकारियों के लॉबी का है, स्पेशली मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के लॉबी का है, और दूसरा उस लॉबी का नहीं है। तो एक वर्टिकल स्प्लिट हो गया। और एक बहुत बड़ा कारण यह है जो आज देख रहे हैं ना कि आप गवर्नेंस का कोलैप्स हो रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में हो, क्राइम में हो, या अन्य चीजें में देख रहे हैं, या भ्रष्टाचार में। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो 2 धड़ों में बढ़ गया है। एक जो मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारियों की सूची में उस लॉबी में है, और दूसरा जो बेचारा बाहर है। तो जो बाहर है वो मनोवैज्ञानिक रूप से टूटा है, हताश है, निराश है, दुखी है। तो मनोबल टूटा हुआ अधिकारी या तो विद्रोह करता है या आइसोलेटेड रहता है। तो ब्यूरोक्रेसी में विद्रोह करने की क्षमता या मादा बहुत कम लोगों को होती है, तो वो अपना रास्ता तलाश लेते हैं आइसोलेटेड रहने का। और आपने देखा कि इस खेमे के जो भिक्षुक खेमे के अधिकारी हैं वो अलग अलग जगहों पर सड़ाए जा रहे हैं। अब यही हश्र इनका के पाठक जी का भी होगा। मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक ऐसा दफ्तर है, एक ऐसा विभाग तो नहीं कहिएगा उसको, एक ऐसा पोस्टिंग है जहां से लोग रिटायरमेंट के बाद ही निकलते हैं। चाहे अमिताभ पॉल हो, चाहे KD सिन्हा, वन ऑफ द बेस्ट IAS ऑफिसर, मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर, और सबसे बड़ा नीतीश जी के स्वजातीय भी थे। लेकिन चूंकि बहुत अपराइट थे, सब बात नहीं मानते थे, इसलिए उनको ऐसा संट किया कि उसी में रिटायर कर गए। अमिताभ पॉल भी रिटायर कर गए। इसलिए मेरी जो समझ कह रही है वो ये कि अब
अनलेस एंड अनटिल की प्रशासनिक अमला बदल जाए, सरकार बदल जाए, तो के पाठक जी का तो विदाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ही होना तय है। बहरहाल इसलिए मैंने बताया कि दो कारण, पहला कारण बताया कि दीपक कुमार का नहीं चाहना, दूसरा कारण बताया कि बहुत जूनियर, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बहुत लोगों को नहीं मालूम है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ बहुत अपराइट ऑफिसर हैं और ये एस मैन नहीं है। ये हम आपको दावे के साथ, क्योंकि इनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। मैं जब अलग अलग फील्ड में भी, जब बिहार झारखंड एक था तो उस वक्त मैं पोस्टेड था इनके साथ, तो बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से इनको देखने का मौका मिला। तो ये एस मैन नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को वैसा, मान जिसको बोलते हैं ना, द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एन ऑफिसर हु इज नॉट अ यस मैन। तो ये यस मैन नहीं है, इसलिए चैतन्य प्रसाद की तरह सब चीज़ में हाँ हाँ कह दें, ऐसा नहीं होगा। आप पता नहीं आप लोगों को स्मरण हो या ना हो, जब ये वित्त विभाग में थे तो सरकार की कई वैसी योजनाएं, सरकार के वैसे कई ऐसे कदम जिसमें वित्तीय फिजूल खर्ची हो रही थी, उन्होंने बहुत बहुत उसमें ताकत लगा के रोकी। और इनके समय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टेट का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। और कुछ जो चहेते विभाग के प्रधान सचिव या प्रमुख सचिव जो तो मनमाना चाहते थे कि पैसा ले लिया जाए स्टेट पुल से, उस पर ये बहुत प्रभावी रोक लगाते थे। इसलिए इनके मुख्य सचिव बनने की संभावना मैं बहुत कम देखता हूँ। इसलिए बस अब तो कुछ दिनों की बात है। रहा बात प्रत्यय अमृत का, तो प्रत्यय अमृत जी को तत्काल मुख्य सचिव बनाना संभव नहीं है। इनके पीछे वही कारण है, यद्यपि दीपक कुमार जी चाहेंगे कि ये बन जाए, लेकिन इनको बनाना संभव इसलिए नहीं है कि फिर वो जूनियर वाली बात हो जाएगी। और ऑलरेडी ये दो बड़े महत्वपूर्ण विभाग, टीम रहकर बहुत महत्वपूर्ण विभाग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके बाद का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन कुछ कहे तो कहे। रहा बात इसी बैच के 91 के सीके अनिल, तो ये तो बेचारे, आप सोच करके देखिए कि आपको आश्चर्य लगेगा कि कई एक वर्षों से इनको ऐसा सड़ा करके रखा है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर। ये अगर मुझको याद हो तो तकरीबन 5-6 साल से ज़्यादा हो गया होगा, मतलब इनको प्लानिंग बोर्ड में मेंबर बना करके रखा हुआ है, परामर्शी बना करके रखा हुआ है। इतना ऑनेस्ट, इतना ब्रिलियंट और इतना टफ ऑफिसर, जहाँ गया उसने अपनी छाप छोड़ी। तो ये तो बनने से रहे। उसके बाद 91 के रजीत पुन्हानी साहब हैं, ये सब दिल्ली में ही हैं। इसलिए मेरी ये समझ कह रही है कि सितंबर में पहले सप्ताह में इस राज्य को चैतन्य प्रसाद के रूप में एक नया मुख्य सचिव मिलने जा रहा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।